हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जनरल साइंस की इस पहली ही क्लास में आज हम लोग ऑप्टिक्स पर कुछ चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले इंट्रो के रूप में हमें जानेंगे कि आखिर प्रकाश का ड्यूअल नेचर क्या होता है, व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट and how we make a mirror or a lens, and third one is some specific terminology like reflection, refraction, diffraction, interference, polarization, chromatic aberration, chromatic dispersion, scattering, magnification, refractive index and total internal reflection। और हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इतिहास समझ लें प्रकाश के संबंध में। सबसे पहले न्यूटन महोदय ने ये कहा कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है और वह सीधी रेखा में चलता है। ये बात रही होगी 1665-66 के अराउंड। न्यूटन महोदय ने जब ये प्रतिपादित किया, उसे कहा गया कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कार्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उसके कुछ शताब्दी पश्चात ये न्यूटन महोदय ने कही कि प्रकाश पार्टिकल्स के रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है। लगभग ये 1666 की बात है, बिल्कुल बिना तनाव लिए ही, केवल एक कहानी के रूप में सुनते हैं, बिल्कुल किस्सा के रूप में। अठारह सौ के आसपास 1800 के आसपास तीन वैज्ञानिक हुए। पहले हाइगेंस, दूसरे थॉमस यंग और तीसरे मैक्सवेल। 1800 में ये हैं थॉमस यंग, 1846 के आसपास हुए। उसी के राउंड अबाउट इन तीनों लोगों ने न्यूटन महोदय की थ्योरी को डिनाई किया और ये कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, लाइट प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक, कहानी सुनना बहुत अच्छे से। उसके पश्चात जब कहानी और आगे बढ़ी, सबसे पहले 1900 और फिर 1905 में यहाँ पे प्लांक महोदय आए और यहाँ पे आए आइंस्टाइन महोदय। इन दोनों ही लोगों ने एक नई अवधारणा दी। फिर पीछे हाइगेंस, थॉमस यंग और मैक्सवेल की कंसेप्ट पे फिर कंट्राडिक्शन किया और अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है उसमें। और इन लोगों ने कहा कि प्रकाश बंडलों के रूप में आता है और उन बंडलों के एक नाम दिया क्वांटा। क्वांटा जिन कणों से मिलकर बना है, वो बंडल जिन कणों से बना है, उसे नाम दिया फोटोन। तो क्वांटा और फोटोन जैसी बातें सामने आई। इसी क्वांटा से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुआ कि प्रकाश बंडल के रूप में आता है, उस बंडल को आ गया क्वांटा, और वो बंडल जिनसे मिलके बना है वो है फोटोन। अब न्यूटन महोदय ने कहा नहीं, कण के रूप में चलता है,
इधर क्या हुआ, थॉमस यंग ने बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम लोग इंटरफियरेंस कहते हैं, व्यक्तिकरण। इंटरफेरेंस की जबरदस्त अवधारणा दी जिससे साबित किया नहीं ये वेव्स के रूप में चलता है। मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इन लोगों ने भी प्रूव किया, इन लोगों ने भी किया। तो बाद में जो निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन ये आया यहाँ पे कि प्रकाश दोनों रूप में चलता है और इसी को कहा जाता है प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सवाल आ जाएगा तो बिल्कुल भी क्योंकि तब विमूढ़ नहीं होना है कि दोहरी प्रकृति क्या होता है। दोहरी प्रकृति यही है कि कभी प्रकाश कण की तरह भी चलता है, ऐसे भी प्रयोग हैं। आइंस्टीन का प्रयोग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे इनको नोबेल मिला था। ध्यान रखना, ये तुम्हारे मतलब का सवाल है, तुम्हारे मतलब की वो फिजिक्स नहीं है अंदर वाली, तुम्हारे मतलब का वो सवाल है फिजिक्स का वो हिस्सा जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। अगर इस नज़रिया को बनाए रखेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जनरल साइंस के सवाल खूब हल कर जाएंगे। आपकी साइंस बैकग्राउंड हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इनको नोबेल मिला था जबकि उनको प्रसिद्धि मिली थी E बराबर mc स्क्वायर पर। आइंस्टीन को जो प्रसिद्धि मिली वो E बराबर mc स्क्वायर पर मिली, जो फार्मूला दिया एनर्जी मास का कंजर्वेशन। लेकिन जो नोबेल प्राइज मिला वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला, इस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, आज की तारीख में यही अवधारणा मान्य है। ठीक, इसके पश्चात हम थोड़ा सा ये देख लें, ये अब चाहें तो नोट कर भी सकते हैं, टाइम पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक क्रोनोलॉजी के लिए कौन से ये सारे लोग साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ा होगा, थोड़ा सा इजी होता है ऐसा कुछ नहीं। प्लांक ने क्या दिया तो इन्होंने क्या दिया, क्वांटा ऑफ फोटॉन, इन पे भी सवाल आते रहते हैं। अब हम ये देखते हैं अब जब ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तरफ मिरर और एक तरफ लेंस। एक तरफ मिरर और लेंस के बारे में, ठीक, इनके क्या क्या यूज है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इन्हीं पे लेके बहुत सारा सवाल मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये मिरर बनता कैसे है, लेंस बनता कैसे। देखिए परिभाषा इसीलिए, देखिए जो बात हमने बताई थी पिछले वीडियो में कि यहाँ आपको बिल्कुल बोधात्मक तरीके से पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो फिर मजा आएगा नहीं। वही अंडरस्टैंडिंग पे हम आपको लिए चलते हैं कि मिरर सामान्यतः आप किसी से भी पूछो कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा, तो खट से लड़का बनाएगा ये कॉन्वेक्स मिरर है। पूछो कॉनकेव मिरर तो खट से ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक, आखिर ये बना कैसे, तो परिभाषा जो लिखी हुई किताब में है कि दर्पण गोली एक स्फेरिकल उसका पार्ट होता है जिसके एक तरफ पुताई कर दी जाती है, एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है और एक तरफ उसको बिना पॉलिश के रखा जाता है। लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो बोधात्मक पहलू ये है, जैसे ये कोई कांच का गोला है, ये कोई कांच का गोला है और इसे यहाँ से कट कर दिया, ठीक, और जब इसे इधर पॉलिश कर दिया, ध्यान से देखना, जब इधर पॉलिश कर दिया तो ये अवतल दर्पण बन गया, कॉनकेव मिरर। और जब इसी को इधर पॉलिश कर दिया तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ये क्या बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया, ये अवतल दर्पण है, उसी एक गोले का भाग है। अगर इतनी बेसिक बात आप समझ गए तो आगे के 5-7 टर्म जो पूरे ऑप्टिक्स के चैप्टर में स्केलेटन का काम करेंगे आपके लिए, वो तय कर देंगे आप ऑप्टिक्स आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी।
वो सारे टर्म यहीं से डिफाइन हो जाएंगे। ये बात अगर पता है तो आगे के 5-7 हम भारी भरकम से शब्द हैं सामान्यतः अगर बहुत अच्छी स्कूलिंग पेरेंटिंग नहीं है बच्चे की तो गचर पचर कर जाता है। वो शब्द क्या है, वो शब्द यहीं से निकलेंगे। सबसे पहला प्रकाशिक केंद्र, सॉरी पहला आएगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव, ध्रुव, फोकस, ठीक। ये 4-5 टर्म सब इसी से निकलेंगे। इसको अंग्रेजी में चाहें तो समझे, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पोल और इसको फोकस। अब मान लीजिए ये गोला था जो ऐसा, और इससे हमने ये बना दिया मिरर, ठीक। अब इस मिरर के संदर्भ में सारी बातें कोई सा बना लेते हैं, थोड़ी देर के कौन के भी बना लेते हैं, ठीक। अब पूछा जाए तो इस मिरर का, ये जो मिरर है इसका वक्रता केंद्र क्या है, रेडियस ऑफ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस गोले का ये भाग है उस गोले का सेंटर ही, उस गोले का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का। ये जो मिरर आपको दिख रहा है, कोई भी मिरर है, मान लीजिए ये ए मिरर है, इस ए मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस स्फीयर का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब चूंकि ये स्फीयर है तो इसकी एक सर्टेन रेडियस भी होगी, इसकी रेडियस भी होगी। तो इस स्फीयर की रेडियस ही इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। मुख्य अक्ष क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस लेंस के पोल, ये पोल है यहाँ पे, मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड पोल, सॉरी लेंस क्या, मिरर, मिरर का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ठीक। तो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो दूरी है वो रेडियस ऑफ दूरी है, और ये लाइन है यही प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। ध्रुव क्या है, मध्य बिंदु दर्पण का। फोकस क्या है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी F बराबर R/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस होता है। ना समझ में आई एक बार फिर रिपीट कर दें, किसी भी मिरर का वक्रता केंद्र क्या है, उस गोले का केंद्र, जिस गोले का यह हिस्सा है काट के जिससे बनाया गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र होता है। उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। उस दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है, और दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। फोकस, वक्रता त्रिज्या के आधे को फोकस कहते हैं, फोकस बराबर R/2। जस्ट यही बातें सिमिलर लेंस में भी घटित होंगी, जस्ट सेम। देखते हैं कैसे। जब लेंस की बात आती है तो हम लोग परिभाषा में पढ़ते हैं कि किन्हीं दो गोलीय कांच के गोलों का जो परिच्छेद होता है, क्रॉस सेक्शन, वो लेंस कहलाता है। अब चूंकि लेंस दो होते हैं
तो हम देखते हैं कैसे होता है। ये कांच का कोई गोला है, दूसरा कांच का ये गोला है। अगर हमने ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ध्यान से देखना, ये क्या बन गया, ये उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और यदि हमने इंटरसेक्शन इसका ऐसे किया, ये बन गया अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस बन गया। अब ये जो पॉइंट लिखे गए थे, ये सारे टर्म्स इसके संदर्भ में डिफाइन हो सकते हैं। उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र या अवतल लेंस का वक्रता केंद्र क्या होगा, जिन गोलों का से काट के लेंस बनाया गया है उन गोलों के सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब देखिए वो बात आपको खटाक से समझ में आएगी कि दर्पण में क्यों एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक ही सेंटर ऑफ रेडियस होती है, जबकि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो ही वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। क्योंकि दर्पण एक ही गोले से काट के बनाया जाता है, जबकि लेंस को दो गोलों की ज़रूरत पड़ती है, उसको इंटरसेक्ट करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं। अब जिस गोले का ये भाग है तो उसके सेंटर होंगे, उनकी रेडियस भी होंगी सर्टेन। तो दो सेंटर C1 C2 R1 R2, समझ में आ गई आपको। मुख्य अक्ष वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली रेखा। पोल क्या है, इसका मिडिल पॉइंट पोल है। फोकस क्या है, इसका आधा फोकस है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, जब हम लेंस बनाते समय दो गोलों को इंटरसेक्ट करते हैं तो यह जरूरी नहीं दोनों गोले समान आकार के हों। जैसे एक गोला इतना बड़ा हो सकता है तो दूसरा इतना छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन असमान भी हो सकता है। असमान है इसीलिए R1 इसकी रेडियस R2 और इसकी जो सेंटर है C1 C2, दो वक्रता त्रिज्याएं, दो वक्रता केंद्र लेंस में इसीलिए होते हैं। और ये असमान भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। R1 बराबर R2 अगर सेम आकार के हैं तो बराबर हो जाएंगे, नहीं तो असमान हो जाएंगे। ठीक, ऐसे बनता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आगे कुछ टर्म हैं जो पूरे इस टॉपिक को हैंडल करेंगे। टर्म क्या, पूरे प्रिंसिपल हैं, टर्म नहीं कहना चाहिए, प्रिंसिपल हैं। थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, क्रोमेटिक, एवर्सन, एवरेशन और डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, मैग्निफिकेशन आवर्धन, रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, देखिए रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण
किसी माध्यम में टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे कोई ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक, और ये कोई मिरर रखा, कुछ भी ऐसे आई और ऐसे चली गई। ये आई और इधर ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये है रिफ्लेक्शन। आई, उसके सर्टेन नियम हैं, हम लोग चर्चा करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। कुछ बेसिक्स नियम्स हैं, कुछ उससे फिनोमिना घटित होते हैं। अभी केवल इन टर्म्स को समझ लें। रिफ्रैक्शन क्या है? प्रकाश किरण आई और उस मीडियम को क्रॉस कर गई, ठीक, इधर गई या इधर गई, ये डिपेंड करता है मीडियम का रेयर और डेंस होने पे, इस पर भी हम लोग चर्चा करें। अभी केवल हम इतना समझते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम को आर पार हो जाए, जैसे कोई कांच की खिड़की है और आप टॉर्च जलाएं तो जो क्रॉस होती है रेज, वो रिफ्रैक्शन की इवेंट है। हाँ, मुख्य सवाल यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन में आएगा वो ये रहेगा कि ये घटनाएं, ये फिनोमिनन कहाँ कहाँ घटित होते हैं। जैसे वो मृगमारीचिका वाला, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा प्रिंसिपल लगता है, TIR, और जो रेम्बो होता है, रेम्बो इंद्रधनुष में कौन कौन से फिनोमिना घटित होते हैं, वहाँ पे सवाल बनेगा, हम उस पर भी आपको लिखवाएंगे। फिलहाल यहाँ ये समझ लेते हैं इनमें अंतर क्या है। रिफ्लेक्शन मतलब जिस मीडियम में आई उसी में वापस चली गई। रिफ्रैक्शन में उस मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चली गई, ठीक, जैसे कांच की खिड़की से। डिफ्रैक्शन क्या है? विवर्तन। डिफ्रैक्शन है, जैसे सामान्यता धारणा यही है आज भी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, करता भी है, लेकिन जब भी कोई आप अवरोध रखें और यहाँ से प्रकाश किरण डालें टॉर्च से, तो आप देखेंगे कि इसके किनारों पे थोड़ी सी रोशनी रहती है, हल्की सी रहती है। यानी सीधी रेखा में चलते हुए प्रकाश के बीच में अवरोध आने पर उसके किनारों पे बेंड हो जाता है बहुत स्लाइटली। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन, इसको कहा जाता है विवर्तन। इंटरफियरेंस क्या होता है? इंटरफियरेंस वो फिनोमिना है जब दो प्रकाश तरंगें जिनका सोर्स एक ही हो, जिनकी डायरेक्शन एक ही हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक ही हो और जिनका एम्पलीट्यूड एक ही हो, आयाम एक हो, आवृत्ति एक हो, स्रोत एक हो, दिशा एक हो, तो उन तरंगों की तीव्रता में, इंटेंसिटी में चेंजेज आता है। 4 बातें याद रखना है। स्रोत एक हो, दिशा एक हो, आवृत्ति एक हो, आयाम एक हो, तो उनकी तीव्रता में परिवर्तन आते हैं। कभी ये तीव्रता मिनिमम हो जाती है तो कभी मैक्सिमम हो जाती है। इसी को कहते हैं संपोषी व्यक्तीकरण और विनाशी व्यक्तीकरण। जब उनकी तीव्रता मैक्सिमम हो जाती है तो उसे कहते हैं संपोषी व्यक्तीकरण, जब मिनिमम हो जाती है तो कहते हैं विनाशी व्यक्तीकरण। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ये इंटरफियरेंस है जो थॉमस यंग ने दिया था। आपके मतलब का सवाल ये भी है कि व्यक्तीकरण का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम थॉमस यंग। कभी थॉमस यंग की कहानी बताएंगे, बहुत कम एज में नोबेल प्राइज जीता था। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइज सामान्यता जो प्रकाश की स्रोत हैं, जैसे सूर्य है, ट्यूबलाइट बल्ब है, ये अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड का मतलब है कि वो चारों तरफ फैल रहा है। जब किन्हीं एक डिवाइस के द्वारा उसे एक सर्टेन दिशा में कर दिया जाता है तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। बहुत साधारण अर्थ में समझे, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि इस बार इलेक्शन में मतों का ध्रुवीकरण हो गया, इस पार्टी के पक्ष में तो उस पार्टी के पक्ष में, जो पोलराइजेशन हो गया है, ध्रुवण। तो वही कुछ कुछ इस संदर्भ में किया जाता है। जैसे टॉर्च है, टॉर्च का बल्ब अगर आप ऐसे ही स्पेस में हैंग कर दें तो लाइट उसकी दूर तक नहीं जाएगी, चारों तरफ फैलेगी। लेकिन एक डिवाइस बना के, एक प्याली कटोरी जैसी बना के उसको ऐसे डिजाइन कर दिया कि फिर उसकी प्रकाश की लाइट एक ही दिशा में जाती है।
तो इसकी डिवाइस हैं, पोलराइजर हैं, लेंसेस हैं, लेंसेस के द्वारा लाइट को पोलराइज कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वही पोलराइजेशन है। सामान्यतः जो नेचुरल प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश को जो चारों दिशाओं में फैला हुआ है उसे एक दिशा में कर देना, उसे एक दिशा में प्रोपेगेट कर देना ही पोलराइजेशन है। वर्ण विवर्तन क्या है? क्रोमेटिक इवर्सन। हम लोगों ने पढ़ा है कि सफ़ेद श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब ये श्वेत प्रकाश किसी पतले लेंस से क्रॉस करता है तो इसका चित्र उन 7 रंगों की वेवलेंथ में अंतर होने के कारण अलग अलग बनता है। मतलब कहने का बहुत साधारण अर्थ में जो चित्र बनता है वो ब्लर्ड बनता है, भद्दा बनता है। इस घटना को ही, इस फिनोमेना को ही क्रोमेटिक इवर्सन या वर्ण विवर्तन कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन। वर्ण विक्षेपण यह है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसका जो 7 रंगों में टूटना ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकीर्णन क्या है? बहुत कन्फ्यूजन है ये तीनों पॉइंट, वर्ण विवर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन। स्कैटरिंग क्या होती है? जैसे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण तैर रहे हैं, जब प्रकाश की लाइट आती है तो इन धूल कणों से टकरा के वो चारों तरफ फैलती है। चारों तरफ फैलने को, इस घटना को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। मैग्नीफिकेशन क्या है? किसी लेंस या मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है उस इमेज का बड़ा हो जाना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी आता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन मतलब मैग्नीफाई हो जाना, बड़ा हो जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में लाइट की स्पीड और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये हर मीडियम का अलग, कांच का अलग, पानी का अलग और लिक्विड बाकी चीज़ों का अलग है। अपवर्तनांक मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम जानना चाह रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी ऑप्टिकल फिनोमिना है जिसमें जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में एंट्री करती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। एक सर्टेन, एक क्रिटिकल एंगल के बाद अगर उसको इंसिडेंट किया जाए तो उसी माध्यम में वापस आ जाती है। हम लोग डिटेल में इसको समझेंगे। जैसे मैरेज की घटना, मृगमारिज का बोलते हैं, इसी से होती है। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? आज की दूर संचार के दौर में जब रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और उसका डिके ना हो, उसका क्षरण या क्षय या नुकसान कम से कम हो, तब हम ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके ऑप्टिकल फाइबर, कांच की पतली नलिकाएं के माध्यम से बहुत दूर तक उनकी इंटेंसिटी में कमी आए बिना हम लोग उसको भेजते हैं। तो इसे कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ये डिवाइस है, कह सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश लाइट को बहुत दूर तक भेजा जाता है, सिग्नल्स को। तो मुझे लगता है आज इतना ही ठीक है। आगे से हम लोग मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद लेंसेज पे आएंगे, इमेज फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ मिरर कहाँ कहाँ यूज है और इन प्रिंसिपल्स के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे पानी में डूबी छड़ का तिरछा दिखाई देना, पानी की बाल्टी में पड़े सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय समय सूर्य का लाल होना, इस टाइप के बहुत, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ढेरों सवाल आता है इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद।